मुंबई जैसे बड़े शहरों में सबकी आंखों में एक बड़ा सपना है और पांव में जिम्मेदारी की बेड़ियां भी। इंसान की जिंदगी सपनों और जिम्मेदारियों के बीच में फंसी हुई है। सपने आगे जाना चाहते हैं और जिम्मेदारियां पीछे खींचती। कुछ लोग इस सब के बावजूद जिंदगी में सामंजस्य बना लेते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन जो लोग इस संतुलन को बनाए रखने में असफल रहते हैं वो अक्सर जाने अनजाने में जुर्म को दावत दे बैठते हैं। आज हम ऐसा ही रूह को कचोटने वाला एक केस लेकर आए हैं जहां सपनों की जगह मजबूरी ने ले ली। ये केस हमें सीख देते हुए एहसास कराता है कि जीवन की लड़ाई में हार के कदम किसी ऐसी राह पर ना पड़ जाएं कि जिसकी दूसरी तरफ कोई अनहोनी हमारा इंतजार कर रही है। रुक साले, इधर जा रहा है? आपकी तेरी चार पट्टी निकालता हूं। हटो। नहीं ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? किसके साथ मारपीट हुई तुम्हारी? कौन लोग थे वो? पता नहीं साहब, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठने आ रहा था, तब तक कहां से आ गए और मुझे मारने लगे। किसी का चेहरा याद है? नहीं साहब, कुछ मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने, मारना चालू कर दिया आते ही। मुझे कुछ पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नीचे करो। ये कार्ड आपका है? जी मेरा है। तोड़ दो, सब तोड़ दो, पूरे घर में कचरा फैला दो। ताई, दे मुझे मैं करती हूँ, नहीं तो तू काम के लिए लेट हो जाएगी। चुप। अच्छा चल ठीक है। जब तक तो इस घर में पूरे घर का तमाशा बना के रख दिया। एक काम ढंग से नहीं होता इन लोगों से। हाँ, एक काम ढंग से नहीं होता। आई पागल हो गई मैं, पागल बना दिया। आई पागल बना दिया। शांत हो। तू कहाँ जाने की जल्दी में? हाँ, पैरों में घुंघरू बांधने में देर हो रही है, कमर मटकाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, न खुद का ध्यान है न घर का ध्यान है। आई, कमर मटकाने के लिए नहीं, स्टार बनने के लिए देर हो जाएगी। अच्छा सुन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और तेरे लिए खाना भी बना कर रखा है, ठीक है? तू प्रीतिला सांग ती तुला दे, ठीक है? हाँ, और खाने से पहले ये दवाई ले लेना, मैं यहाँ रख रही हूँ, याद से ले लेना, ठीक है ना? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ। जब देखो हवा की तरह आती जाती रहती, न किसी चीज का ध्यान है न खुद का ध्यान है। अरे इतनी चिंता मत कर, मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। हाँ, निकल गई हूँ मैं। ऑटो। नीचे उतर, इधर आओ। तुम लोग को मना किया था ना इधर आने के लिए, तुम लोग अपने मोहल्ले में क्यों नहीं खेलते हो? चलो भागो यहाँ से।
लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल की है। इस बिल्डिंग में नहीं रहती है। बॉडी की पहचान हुई? सर अब तक कुछ पता नहीं चला है। और वॉचमैन का कहना है कि ना ही उसने इस लड़की को अंदर आते हुए देखा और ना ही वो इससे पहचानता है। सर लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, शायद उससे कुछ हेल्प हो सकती है। साहब मैं 1 मिनट के लिए पेशाब करने के लिए गया था, तभी ये अंदर गई होगी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। तो उस लड़की ने छलांग लगाया, कहाँ था तू? यहीं था साहब, वो बाजू के बस्ती के बच्चे यहाँ पे शरारत करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं उनको भगाने गया था। सावन, दोनों मेन गेट और लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज ले लो। सॉरी सर, मेन गेट का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। क्यों? सर 3 बार ठीक करवा चुके हैं, आधा घंटा चलता है बंद पड़ जाता है। फिर मैंने सोचा छोड़ दो इसे, और वॉचमैन तो है ही। तुम लोग की यही सोच, छोड़ दो इसे, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपराध को बढ़ावा देती है। अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे तुम लोग? आज के आज ही इसे ठीक करवा लो। हाँ, ये लड़की इस बिल्डिंग की रहने वाली नहीं थी, इसके बावजूद टेरेस तक पहुंच गई। यही सेफ्टी है तुम लोगों की। और टेरेस का दरवाजा क्या हमेशा खुला रहता है? हाँ सर। सर यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी इसने यही बिल्डिंग क्यों चुनी? सावन, अगर इस लड़की ने ये बिल्डिंग सुसाइड करने के लिए ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ तो मिलना चाहिए उसका। पर्स, मोबाइल, हमें कुछ भी नहीं मिला। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की यहीं कहीं एरिया में रहती हो और जानबूझकर वो मोबाइल और पर्स साथ में नहीं लाई ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। सर नीचे एक रिक्शा वाला है, कुछ बताना चाहता है। हाँ सर यही थी, इसको मैंने इधर छोड़ा था। कितने देर पहले छोड़ा उसको? यही कहीं 20 मिनट हो गया सर छोड़ के उसको। कहाँ से बैठी थी? जोगेश्वरी स्टेशन से सर। कहाँ के लिए? इधर कहीं आशीर्वाद बिल्डिंग करके बोली थी वो। उसके पास में सामान वामान था? मोबाइल, पर्स? सामान हाँ साहब, उसके पास मोबाइल भी था और पर्स भी था। सर इसका मतलब वो इसी बिल्डिंग में आना चाहती थी, ऐसे ही रैंडमली छुपकर नहीं घुसी थी वो यहाँ पर। सावत, पूरे चांसेस है कि इसने सुसाइड नहीं किया। वो यहाँ किसी से मिलने के लिए आई, तो वही उसे टेरेस पर लेकर गया था। उसे पता था कि टेरेस का दरवाजा खुला है। धक्का देने के बाद उसका पर्स और मोबाइल लेके भाग गया होगा ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वो इसी बिल्डिंग में है। एक काम करो, हर फ्लैट में जाओ, सबसे पूछो किससे मिलने के लिए आई। सर जवळपास आम्ही सगळ्यांची चौकशी केली, सबका यही कहना है कि वो ऐसे किसी लड़की को नहीं जानते, ना ही ऐसी कोई लड़की उन्हें मिलने के लिए आई थी। ये भी हो सकता है कि वो लड़की यहाँ कंपाउंड में किसी से मिली हो और फिर वो उसको लेकर टेरेस पे गया। सर अगर कंपाउंड में वो लड़की किसी से मिली है तो टेरेस पे जाने के लिए जरूर लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा। हमें लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में वो इंसान दिख सकता है। करेक्ट। सर मैं 4 बिल्डिंग आगे 20वें माले पे रहता हूँ। कुछ देर पहले मैं अपनी गैलरी में खड़ा था तो मैंने देखा कि किसी ने एक लड़की को धक्का मार के छत से नीचे गिराया सर। अब धक्का मारने वाला लड़का था या लड़की इतनी दूर से समझ नहीं पाया सर मैं। ये तो कंफर्म हो गया, सुसाइड ही मर्डर है। पापा सुबह से 50 बार फोन कर चुकी हूँ ताई को, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। काहे को परेशान हो रही है? कहीं काम में फंसी होगी, आ जाएगी। आई ए चल रही मेंटल, जास्ती बकवास मत कर, चल दे दे, लग जाएगी। मार डाला तुम लोगों ने उसे, हाँ? और अब नाटक कर रहे हो, सब जानती हूँ मैं। तुम लोगों ने उसे मारा है, मार दिया ना? दे दे, छोड़। नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तुम सबने मेरी बच्ची को मारा है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं होगा, पूनम को आ जाएगी। सर लिफ्ट के सामने वाले कैमरे में सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, लिफ्ट या स्टेयरकेस का एरिया दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन आया और कौन गया। पता नहीं ऐसे अजीब डायरेक्शन में कैमरा क्यों लगाया है। अमन, ये काम उस कातिल का भी हो सकता है, जिसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने कैमरा घुमा दिया होगा। सर भांडू पुलिस स्टेशन में आज सुबह एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। सर गायब हुए लड़की के हाथ पर भी सेम वैसे टैटू है जो लास्ट के हाथ पे था।
कंप्लेंट करने वाले को बॉडी की पहचान के लिए बुलाओ। ओके सर। साहब, पूनम की रात को पैदा हुई थी मेरी बेटी। बोले तो पूनम के चांद की जैसी गोरी, खूबसूरत, तभी तो हम नाम भी पूनम भी रखे थे। उजाला थी मेरे घर का साहब। अब देखो अंधेरा करके चली गई साहब। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ रही थी? हाँ सर, सेकंड ईयर में थी। घर की जिम्मेदारी की वजह से आर्ट्स ली थी। बाद में काम पे भी जाना होता था और घर का खर्चा बिर्चा सब वही चलाती थी। क्यों, तुम कुछ काम नहीं करते? सब 2 साल से बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। 2 साल पहले एक मिल में काम करता था, वो मिल बंद पड़ी, तब से बेकार हूं साहब। इसलिए सारा बोझ अकेली पूनम ही उठाती थी। क्या काम करती थी आपकी बेटी? साहब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, ये कुछ कंप्यूटर में कुछ लिखने का काम करती थी और 20,000 रुपये पगार था उसका। तुम्हारी बड़ी बहन थी ना, तुम्हें तो बताती होगी सब। उसकी किसी से खास दोस्ती थी? मालूम नहीं। किसी से दुश्मनी? पता नहीं। ये दरवाजा क्यों बंद रहता है? सब ये मेरी बाइक को है, पूनम की आई। दिमाग से थोड़ा हिली है, बहुत साल से ऐसी है। कंट्रोल से बाहर जाती है तो हम लोग इसको यहाँ बंद करके रखते हैं। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी को मारना चाहेगा? उसका कोई बॉयफ्रेंड या? ये सब फालतू काम के लिए उसके पास टाइम किधर को था। घर की जिम्मेदारी, पढ़ाई, फिर नौकरी, इन सब से तो फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। आशीर्वाद बिल्डिंग में किससे मिलने गई होगी? नहीं मालूम साहब, वो जास्ती बताती नहीं थी और हम लोग भी ज्यादा उसको टोकते नहीं थे साहब। तुम्हें तो पता होगा। मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? मालूम नहीं ताई थी तेरी। बहनें तो एक दूसरे का दुख सुख जानती हैं, जब भी मुंह खोलती है मालूम नहीं मालूम नहीं। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं उस पे? सिर्फ आप नहीं, उसने भी अपनी बहन खोई है। या तो ये कुछ नहीं जानते या बहुत कुछ जानते हैं जो नहीं बता रहे। तुम्हें किसी भी एंगल से पूनम के बाप को देखकर ये लगा इसे कोई काम नहीं मिल सकता। हट्टा कट्टा आदमी अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा है। कुछ तो गड़बड़ है साथ में। पता नहीं पूनम ने अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाई थी या कोई मजबूरी। मैं तुझसे शाम में मिलती हूँ, ठीक है? तू अपना ख्याल रख। सर, पूनम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन जोगेश्वरी आ रहा है, जहां उसका फोन ऑफ हुआ था। कातिल ने उसका मर्डर करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ किया और कहीं फेंक दिया। सर, संतोष बोराटे नाम के आदमी ने पूनम को कई बार फोन किया था। हालांकि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी सुबह 9 बजे के करीब उसका ही सबसे आखिरी कॉल था पूनम के मोबाइल पर। ये उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। संतोष बोराटे तुम ही हो साहब। पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, मंगेतर है मेरी। क्या हुआ साहब? कल सुबह 9 बजे फोन किया था तुमने उसे। कल सुबह क्या साहब, हम तो दिन में 10-12 बार बात करते हैं। हुआ क्या साहब? उसकी मौत हो गई। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था क्या उससे? कहे को साहब, अब तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मस्त चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। तुम कह रहे हो कि तुम उसके मंगेतर हो, लेकिन कल जब हम उसके घर पे गए थे तो तुम वहां नहीं थे। क्यों? कैसे होता साहब, उसके परिवार वाले मेरे को बताया नहीं कि पूनम। और उसके पापा ने तो तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया था। ये लव मैरिज था क्या? नहीं साहब, अरेंज मैरिज था।
कुछ टाइम पहले तो हमारा रिश्ता ही हुआ था। पूनम इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही थी, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और उसके परिवार वालों से मेरी ना ज़्यादा बात होती थी ना ज़्यादा मिलना जुलना। कल सुबह कहाँ थे? साहब बलाड में मेरा कजिन रहता है, उसके पास था। ये मोहन पूनम की शादी के लिए तैयार कैसे हो गया? इकलौती घर में कमाने वाली थी, शादी कर देता तो भूखों मर। सबसे पहले संतोष के बयान की सच्चाई की जांच करो तुम। ओके सर। हमारे साथ होंगे? हाँ साहब, मैं ही हूँ। संतोष बोरोडे को जानते हो? हाँ जानता हूँ साहब। कल सुबह तुम्हारे घर पर आया था वो? हाँ साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी, वो देखने के लिए आया था। पूरी मैच देखी? हाँ साहब। कोहली ने सेंचुरी बनाई? कोहली ने किधर साहब, सेंचुरी तो अजिंक्य ने बनाई थी। ये पूनम मटकर को जानते हो? हाँ साहब, संतोष के मंगेतर है। योगेश्वरी में आशीर्वाद बिल्डिंग में कौन रहता है तुम्हारा? आशीर्वाद बिल्डिंग? ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है साहब। साहब क्या हुआ वो तो बताओ। साहब, संतोष पूनम का मंगेतर था? हाँ साहब। तो ये बात कल हमने जब पूछी तब क्यों नहीं बताई? साहब, आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे थे, मंगेतर के बारे में किधर पूछे? आप पूछे होते तो मैं बता देता। बाप बेटी का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि वो मकसद नहीं है, बल्कि जिंदा रखने का मकसद है। वो अकेली घर में कमाने वाली थी, वो गई तो इनकी भूखमरी शुरू। सर, संतोष के पास झगड़ा करने का तो मकसद है लेकिन मारने का नहीं। अगर है भी तो कत्ल के वक्त वो अमर के साथ मलाड में मैच देख रहा था, ये साबित हो चुका है। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा कौन है? उसे पूनम को मारा। सर, ये पूनम मटकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पूनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं यही वजह तो नहीं इस मर्डर? नहीं साहब, मैं नहीं मानता आपकी इस रिपोर्ट को। मेरी बेटी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी साहब। प्रेग्नेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी ऐसी वैसी थी। मुद्दा ये है कि उसको इस हाल में छोड़कर गायब कौन हुआ। अब आप ये बताइए कि संतोष के अलावा उसके जिंदगी में और कोई था? साहब, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो ये संतोष ही होगा साहब जिसने ये किया है। साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। वो मेरे लिए टाइम पास नहीं थी, मेरे को उसके साथ शादी मनाने का था। हाँ साहब, हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन था लेकिन हम सेफ्टी से चलते थे। साहब, उसका प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 6 महीने से तो वो इतना बिजी थी कि हमारा मिलना मुश्किल था। साहब, वो मेरे को कभी बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। बताया था या नहीं हम पता करवा लेंगे, हमें बस तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए। लो ना साहब, डरे वो जो झूठ बोले, मेरे को काहे का डर। दादा उछल मत जा। तेरा डीएनए सैंपल अगर उस बच्चे के सैंपल से नहीं मिला ना तो तेरी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी उसका मर्डर करने की। साहब, मैंने कुछ कह नहीं तो मैं डरूं काहे को। आप चाहे तो मेरा मोबाइल का लोकेशन चेक कर लीजिए। तुझे बहुत जानकारी पुलिस क्या क्या चेक करती है? कहीं यही जानकारी तूने इस मर्डर के लिए इस्तेमाल तो नहीं की? बेटा, टेक्नोलॉजी अभी आई है। पुलिस के पास ऐसे 1000 रास्ते होते हैं अंधेरे में से कातिल का गिरबान पकड़ के बाहर निकालने के। समझा? सर, संतोष सच बोला है, उसका डीएनए मैच नहीं हुआ और कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन टावर के हिसाब से उस दिन वो अमर के ही घर पर था, मलाड में। इसका मतलब है कि पूनम की जिंदगी में संतोष के अलावा भी कोई आदमी। अरे गुमनाम आदमी कौन था? सावंत, तुम पूनम के ऑफिस में जाके पूछताछ करो और मैं तब तक उसके घर का जायजा लेता हूँ। कहाँ है पूनम? कहाँ है? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? बोल, कहाँ गए तुम लोग उसको? तुम लोग उसको कहाँ गए? आई मत ना, आई बोल, कहाँ है? आई वो ताई उस कमरे में। उस कमरे में? हाँ वहाँ है, उस कमरे में। पूनम, 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 दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। झूठ बोले मुझसे तो, झूठ बोले मेरे को। मुझे पूनम के पास जाने। ताई,
कितने सपने देखी थी तू, स्टार बनेगी, डांस शो में जाएगी, मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई था? पर अच्छा ही हुआ तू चली गई। इस नरक से मुक्ति तो मिली तुझे। तू जिधर भी होगी ना, इधर से तो खुश होएगी तू। सर, इसी बिल्डिंग पे चौथे माले। सर, पूनम तो इधर ही काम करती थी, लेकिन वो किसी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लंच के बाद निकल जाती थी। अच्छा, कभी पूनम को किसी लड़के के साथ आते जाते हुए देखा है? नहीं सर। साहब, उसे डांस का बहुत शौक था, बड़े बड़े सपने थे। उसे डांस रियलिटी शो में जाने का था, बड़ा स्टार बनने का था। कहीं भी फालतू टाइम पास नहीं करती थी, इधर से निकलकर सीधे डांस एकेडमी ही जाती थी। उसकी डांस एकेडमी कहाँ पर है? कुछ नाम याद है उसका? सर, सही से तो नहीं पता, लेकिन जोगेश्वरी में तनु या मनु करके कोई डांस एकेडमी है। सर, ये डांस क्लास बिल्कुल आशीर्वाद सोसाइटी के सामने ही है। ओके सर। चलो गाड़ी में बैठो, बात करनी है, बैठो। चलो बैठो। चलो। हमारी बेटी तनुजा एक एक्ट्रेस थी और कमाल की डांसर भी। डांस उसका जुनून था, पर 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बस उसकी याद में उसका नाम और शौक जिंदा रखने के लिए हम ये तनु डांस एकेडमी चलाते हैं। बाजू के रूम में ही उसकी क्लासेस चलती हैं। 3 तारीख को पूनम एब्सेंटी, वो क्लास नहीं आई थी और दिन मंगलवार था। मंगलवार को वो क्लास नहीं आती है। अगर मंगलवार के दिन उसकी क्लास नहीं थी तो वो यहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं सर, हमने सुना था कि सामने की बिल्डिंग से किसी लड़की ने कूदकर सुसाइड कर लिया है। अब वो पूनम थी ये मालूम नहीं था। क्या हो पापा, ये पुलिस क्यों आई हुई है? साहब, ये हमारा बेटा नीरज है, तनुजा से छोटा है। चलो लो, पियो पियो। देखो, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम्हें पूनम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके काम के बारे में, उसके डांस क्लास के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि तुम अपने बाबा के डर से कुछ नहीं बोल रहे। क्या तुम नहीं चाहती कि पूनम को इंसाफ मिले, उसके कातिल को सजा मिले? अरे वो अकेली नहीं थी, एक और जिंदगी पल रही थी उसके अंदर। एक नहीं 2 कत्ल हुए हैं। क्या तुम अब भी पूनम और उस नन्ही सी जान को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती? सर, पक्का नहीं मालूम, पिताई का बॉस ही ना उस बच्चे का बाप होगा। भाई क्यों रो क्यों रही है? क्या हुआ? प्रीति, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है। वो यहाँ वहाँ हाथ मारता है और अब तो वो चाहता है कि वो उसके साथ, मैंने उसके साथ अगर सोने से मना किया तो मुझे जॉब से निकाल देगा। ताई तू काम पे जा रही है? ताई तूने तो कहा था कि तेरा वो बॉस जो है वो, नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
ताई बोलती थी, पर मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ था। ताई के सपने भी जैसे टूट से गए थे। ताई के बॉस ने उनसे जबरदस्ती की होगी और ताई ने भी मजबूरी में। वो ही उस बच्चे का बाप होगा सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी यहाँ डांस सीखने आती है? नहीं जी, मैं यहाँ पे डांस सिखाती हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? क्या पूनम नाम की लड़की यहाँ पर डांस सीखने आती थी? उसका कोई बॉयफ्रेंड, मतलब किसी के साथ अफेयर था? बॉयफ्रेंड और अफेयर का तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन ओनर का जो बेटा था नीरज, उसके साथ उनकी काफी बातें होती थी और जब भी हम जाते थे उनके पास वो चुप हो जाते थे, साथ में ही आते जाते थे। ओके, थैंक यू, आप जा सकती हैं। सब आपको जिसने जो कुछ भी बताया सब झूठ बताया साहब। सर मैं क्यों किसी 2 टके के एम्प्लॉय के साथ अफेयर करूंगा? सर इज्जतदार शादीशुदा आदमी हूं मैं। वो मेरी डांस एकेडमी की स्टूडेंट से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं थी। झूठ बोल रही है उसकी बहन। मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। सर नीट एंड क्लीन इमेज का आदमी हूं मैं। एक लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकता क्या? साहब आपको गलत फहमी। ये फिल्मी डायलॉग बंद कर और सच बोल दे, वरना हम तुझे बताएंगे कि लड़का और लड़की क्या क्या हो सकते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, हाँ मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उस तरीके से नहीं। वो बहुत मेहनती, फोकस थी, अपने परिवार को पाल रही। वो मुझसे अपने दुख दर्द शेयर जरूर करती थी, लेकिन किसी के आने पर वो चुप हो जाती, क्योंकि वो किसी को अपने दुखड़े सुनाना नहीं चाहती। दुख बांटने के लिए कहाँ जाता था उसके साथ? कहीं नहीं जाता था साहब। उसे पैसों की बहुत तंगी थी, 1-1 रुपया जोड़ती थी। बस उसे स्टेशन से डांस क्लास और डांस क्लास से स्टेशन छोड़ने जाता था, वो भी तब जब मुझे उस तरफ कोई काम होता था। स्पेशली मैं आज तक कभी उसके लिए नहीं गया। तो मिस्टर नीट एंड क्लीन इमेज, अगर आप बेकसूर हैं तो डीएनए सैंपल देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए, फिर पता चलेगा कि तूने उसके साथ कितने दुख बांटे हैं। ओके सर। ठीक है सर। पुलिस की एक और कोशिश नाकाम रही। हरीश और नीरज दोनों की ही डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दोनों की तहकीकात से यह भी साफ हो गया कि कत्ल के समय हरीश अपने ऑफिस में था और नीरज डांस क्लास में। वही डांस क्लास जो कत्ल की जगह से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। पूनम के रिश्ते नीरज, हरीश, संतोष इन सभी के साथ संदेह के साए में थे। एक उमस थी इन रिश्तों में और उसी उमस की घुटन को परखने के लिए पुलिस ने एक बार फिर पूनम के घर से शुरुआत की, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कुछ हाथ लग जाए। आप जरा आइए। सर, एक तो हमने अपनी बेटी खोई है, वो जख्म हम भूले नहीं, और आप लोग अगर हम लोग को परेशान करते हैं, कुछ तो हमारा ख्याल करो। आपके लिए अपना दुख का प्रचार करना ज्यादा जरूरी है आपकी बेटी की कातिल को सजा दिलवाना? साहब मैं गरीब आदमी हूँ और पुलिस के सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपनी बेटी खोई और आपको अपना कातिल नहीं मिल रहा है, लेकिन परेशानी तो हमको हो रही है ना साहब। सर ये कार्ड मिला है। सर मैंने पहले भी ऐसे कार्ड देखा था, वो आशीर्वाद बिल्डिंग के पास एक आदमी के साथ मारपीट हुई थी। सर उसने अपने सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया था और उसने ये भी कहा था कि मुझे पुलिस कंप्लेंट नहीं करवानी। मंसूर एक काम करो, उस आदमी का नाम और एड्रेस ढूंढो। ओके सर। सर कौन सी पूनम, किसका मर्डर, मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। आप क्या कह रहे हो सर? जिस दिन पूनम का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले उसी आशीर्वाद सोसाइटी के सामने तुझे गुंडों ने धोया था, और तू कह रहा है कुछ भी संबंध नहीं है। तेरा मार खाने का शौक ना हम भी पूरा कर सकते हैं, और हम सिर्फ धोते नहीं है, सुखाते भी है, और सूखने के बाद आदमी किसी लायक नहीं रहता। सर मेरे यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी भी पूनम को नहीं जानता हूँ। ये पूनम है, अब बोल, कभी नहीं देखा इसे? इधर देख, जब गुंडों ने तेरी धुलाई की थी ना, तो ऐसा ही कार्ड तेरे पास मिला और यही सेम कार्ड पूनम के पास भी मिला। अब बता, क्या संबंध है तेरे, पूनम और इस कार्ड के बीच में? बोल।
देख, इससे पहले कि ये बेल्ट में तेरे शरीर पे चाप दूं, मान जा। देख, अब तेरी बारी है ये दिखाने की कि तू अपनी आई से और बाबा से कितना प्यार करती है। बाबा करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ, पर इसलिए मैं पुलिस को कुछ नहीं बताई। प्लीज बाबा। नहीं मानेगी? नहीं बाबा, बाबा। सर, तहकीकात से पता चला है कि जिस बिल्डिंग से पूनम को टेरेस से फेंक दिया था, उस बिल्डिंग में श्याम चौधरी का भी एक फ्लैट है। क्या क्या चले उठ, वो क्या बहुत नाच लिया, अब टाइम आ गया, अभी कुछ नहीं किया। मैंने पूनम को नहीं मारा सर। मैं उसे क्यों मारूंगी? उसके मरने से हमें तो नुकसान ही हुआ, पैसा जो आना बंद हो गया। गलत काम में हाथ डाला था, बस सिर्फ इतनी ही गलती थी। हमने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की। गलत काम नहीं करते तो क्या करते? सीधे रास्ते से इतना पैसा कहाँ कमाया जा सकता है? अब कम में गुजारा करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तनुजा ने फिल्मों में काम करके बहुत पैसा कमाया था। धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल ही बदल गया, रहन सहन, खाना पहनना सब। दीदी की कमाई से हम शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे, और जब हमें उस शान शौकत की लत लग गई तो एक दिन रोड एक्सीडेंट में दीदी की मौत हो गई। कमाई बंद हो चुकी थी, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए थे। साल 2 साल में सारा पैसा खर्च हो गया। फिर हमें कमाई का एक नया रास्ता दिखा। तनुजा के नाम से हमने डांस एकेडमी खोली, पर उस उतनी सी कमाई से हम लोगों का लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मुंबई में ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है जो स्टार बनना चाहती हैं, जो रातों रात पैसा कमाना चाहती हैं। नाम शोहरत पैसा कमाने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, और हम उन्हें ये लालच देकर किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार कर लेते थे। शुरू में हम लोग उन्हें प्रोड्यूसर्स के पास भेजते थे, ये बोल करके उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उनका ब्रेन वॉश करते थे कि जो काम एक बार किया है वो दोबारा करने में प्रॉब्लम क्या है। 1-2 बार में लड़कियों की शर्म खत्म हो जाती थी, फिर ना उन्हें फर्क पड़ता था ना हमें। बस फिर नोट गिनते थे। मैं अंधेरी, जुहू और बांद्रा के पॉश इलाकों में आने जाने वाली गाड़ियों में लोगों को कार्ड बांटता। लड़की चाहिए तो कॉल कर। जब भी कोई हमें उस नंबर पर कॉल करता तो हमारा कॉल रिकॉर्ड किया हुआ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट सुनाई देता। लोग उसे फेक नंबर समझकर फ़ोन काट देते, और वो हमने इसलिए लगाया था कि ताकि यदि कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे तो उसे भी वो नंबर गलत समझ में आए। फिर उसके बाद हम लोग उसी नंबर पर पीसीओ से कॉल करते थे। जिसे भी लड़की चाहिए होती थी उसे मेरी बहन तनुजा की फ़ोटो भेजते थे। हीरोइन की फ़ोटो देखकर सबकी लाट टपकती थी, कोई देखने नहीं जाता था कि वो जिंदा है या मर गई। हम लोग आशीर्वाद के फ्लैट पर उन लोगों को बुलाते थे। बिल्डिंग के गेट पर मैं उन लोगों से पैसे ले लेता था, और हमारा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आगे का रास्ता दिखाता। तुम लोगों ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी, अपनी मरी हुई बेटी तक को बेच दिया। कस्टमर जब पूछता था कि वो कहाँ है तो क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि उसकी तबीयत खराब हो गई, अभी किसी और से काम चला ले, अगली बार तुम्हें वही मिलेगी। ज्यादातर लोग मान जाते थे, लेकिन ये निखिल अड़ गया। मुझे ये लड़की चाहिए, ये इसके लिए मैंने पैसे दिए, नहीं दे सकते हो तो पैसा वापस करो। उसने पुलिस के पास जाने की धमकी दी, इसलिए हमने उसे पिटवाया। पूनम को भी इसी तरह फंसाया था तुमने? वो भी स्टार बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह पागल नहीं थी, और ना ही वो दूसरी लड़कियों की तरह हमारे पास आई थी, बल्कि वो तो एक क्लाइंट के थ्रू हमारे पास पहुंची थी। कौन क्लाइंट? क्या हुआ साहब? क्या? अरे साहब क्या हुआ साहब? अरे मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं काय को अपनी बेटी को मारेगा साहब? तेरे जैसे घटिया आदमी से तो बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, सीधा फैसला होना चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए तेरे जैसे बाप होने से तो अच्छा है कि वो अनाथ हो। अपनी बेटी का सौदा किया तूने, उसके बाद बाजार में बिठा दिया लोगों के नोचने के लिए, और अब अपनी छोटी बेटी को बेचना चाहता है। क्या करता साहब?
घर में खाने को रोटी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। पूनम काम पे लग गई तो 2 महीना ठीक से गया था, और फिर पापा मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। काय को? पापा वो मेरा बॉस, वो मुझे साथ में सोने को बोला है, तो इसमें सोचना क्या है? हाँ बोल दे। पापा देख, तो जिधर भी जाएगी ना ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो सती सावित्री बन के नहीं चलेगा। तू नौकरी छोड़ेगी तो क्या हम लोग नाके पे भीख मांगने जाएंगे? घर कैसे चलेगा? तू हाँ बोल दे। वो मेरी बात सुनी, नौकरी बच गई, कुछ दिन सब ठीक चला साहब। फिर एक दिन अंधेरी में मैं खड़ा था तो मेरे को एक कार्ड मिला। लड़की चाहिए तो फोन कर। पैसा लाया क्या? साहब मेरे को लड़की नहीं चाहिए। तो फिर क्या करने आया यहाँ? मेरे पास लड़की है तुम्हारे काम की। प्रीति, तुझे पता है बाबा ने मेरे लिए डांस क्लास ढूंढी है। उसके बाद वो धीरज लोग उसको काम पे लगा दिया। इसे काम नहीं कुछ और कहते हैं। एक क्लाइंट आने वाला था पर वो आया नहीं। मैं और वॉचमैन घंटों तक बिल्डिंग के गेट पर उसका वेट करते रहे, और उधर पूनम भी फ्लैट पर उसका वेट कर रही। फिर हमने देखा कि पूनम टेरिस से नीचे गिर गई। मैं समझ गया था साहब के कुछ गड़बड़ है। मैं भागकर सीधा फ्लैट पे गया, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों वहीं पड़े हुए थे। मैंने मोबाइल ऑफ किया और वहाँ से निकल गया, और फिर बिल्डिंग से दूर जाकर मैंने पूनम का पर्स और मोबाइल दोनों कचरे में फेंक दिए। इसका मतलब है कि क्लाइंट कोई पुराना आदमी था जिसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। तुमसे नज़र चुरा कर सीधा ऊपर गया और पूनम को मारने के बाद वहाँ से निकल गया। वहाँ पर उसका नंबर तो होगा। सावंत, देखो कहाँ है, लेकर आओ उसे। सर, सर ये देखिए। संतोष, मैं अमर को नहीं मारना चाहता था साहब, लेकिन वो मेरा बात सुना ही नहीं, शहर छोड़कर जा रहा था। साहब अगर वो शहर छोड़ के जाता तो आपका डाउट मेरे ऊपर आता। अरे मेरे को जाने दे। रुक नहीं, तू नहीं जाएगा, तू समझ ना, तू इधर से नहीं जाएगा रे अमर। अमर तो गलती से मारा, और पूनम वो भी गलती से मरी। उसको मैं ही मारा साहब। क्यों मारा? साहब अमर को कॉलगर्ल के पास जाने की लत थी। ऐसे वो एक दिन पूनम को मिला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इससे पहले मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा होएगा। काम हो गया ना तेरा, अब जा जल्दी यहाँ से। वो अमर से कभी मिली नहीं साहब, इसलिए उसको पहचानी नहीं। लेकिन मैंने अमर को अपने फोन से उसका फोटो दिखाया। साहब मैं एकदम पागल जैसा हो गया था। मेरे को यकीन नहीं था कि वो मेरे को धोखा देगी साहब। फिर मैंने सोचा पूनम को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। मैंने अमर को बोला उसको बुक कर, मेरे को उसका वो रूप देखना अपनी आंखों से।
साहब मैं 3 तारीख को आशीर्वाद बिल्डिंग के बाहर गया, चाची उधर से वॉचमैन अंदर गया, मैं सीधा बिल्डिंग के अंदर गया, अमर के बताए हुए फ्लैट की तरफ। पूरे रास्ते साहब मैं यही सोचता रहा कि उधर पूनम ना हो। जैसे मैं उधर पहुंचा और घंटी बजाई, दरवाजा खोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ साहब जब मैंने पूनम को वहां देखा। साहब जब मैंने उसका वो रूप देखा, मैं उधर से सीधा छत पे गया, मेरे पीछे पीछे आई। उसके बाद साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया वो क्या बोल रही थी, मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था साहब। प्लीज संतोष, एक बार बात सुन लो प्लीज प्लीज। जो तुमने देखा वो मैंने मजबूरी में किया था, मैं नहीं करना चाहती थी। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना। पूनम ने जो किया मजबूरी में किया, अपने बाबा के दबाव में आकर किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आवाज नहीं उठाई। संतोष को पूनम के कत्ल के लिए, हरीश खन्ना को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए और सुनीता, श्याम, मोहन और नीरज को देह व्यापार के जुर्म में सजा हुई। अगर पूनम अपने पिता की बेगैरत और वाहियात शर्तों के सामने झुकी ना होती तो शायद आज वो जिंदा होती। अपने परिवार की जिम्मेदारी हर इंसान को उठानी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि ऐसा कुछ भी ना करें कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।